गुड मॉर्निंग एवरीवन। दोस्तों, आज है अक्टूबर 15 2023 और हम लोग करेंगे द हिंदू न्यूज़पेपर के एनालिसिस। मेरा नाम है सितेंद्र चौधरी और आज हम लोग कौन कौन से टॉपिक करने वाले हैं। वैसे तो आज के मोस्टली जो टॉपिक है वो रिवीजन के लिए है, कोई नया टॉपिक ऐसा नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आप रिवीजन भी कर रहे हो तब भी ये टॉपिक काफी इंटरेस्टिंग होने वाले हैं, बहुत मजेदार होने वाले हैं। ग्रीन क्रेडिट का ये वाला टॉपिक हम लोगों ने शायद 1 मंथ पहले किया था, लेकिन आज इसको हम लोग दोबारा से करेंगे रिपीटेड। हालांकि यहाँ पे एक दो पॉइंट आपको नए देखने को मिलेंगे, बताऊंगा आपको कि ग्रीन क्रेडिट कैसे काम करता है, कार्बन क्रेडिट क्या होता है, उसके बारे में बात करेंगे। इसराइल का जो डिफेंस सिस्टम है जिसे आयरन डोम भी कहा जाता है, तो थोड़ा आज हम लोग इसके बारे में भी डेफिनेटली बात करेंगे, जिस तरह से हमास और वहां पे इशू चल रहे हैं। इसके अलावा इसी टॉपिक में हम लोग और भी बहुत सारी चीजें के बारे में बात करेंगे। हमास ने ऐसा क्यों किया, इसका इम्पैक्ट क्या हो सकता है, पूरे मिडिल ईस्ट में इसका क्या इम्पैक्ट हो सकता है, इंडिया का इस यहाँ पे क्या रोल है, वो थोड़ा हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो आपके जो एग्जिस्टिंग नोट्स हैं उसके अंदर डेफिनेटली आपको कुछ ना कुछ नए पॉइंट यहाँ पे देखने को मिलेंगे। उसके अलावा वेदर अलर्ट जो है केरला में इशू किया गया है, तो आईएमडी इशू करता है, अलग अलग कलर के हिसाब से हम लोग जो है वार्निंग इशू करते हैं। तो वो थोड़ा कलर कॉम्बिनेशन आज हम लोग देखेंगे। यूपीएससी ने ऑलरेडी यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछ भी लिया है, तो दोबारा भी पूछ सकता है। उसके अलावा अबॉर्शन लॉ, ये हम लोगों ने परसों किया था टॉपिक, ये दोबारा से रिपीटेड है, लेकिन यहाँ पे भी कुछ नई डायमेंशन है। परसों वाले टॉपिक में हम लोगों ने ज्यादातर इंडिया के ऊपर फोकस किया था, लेकिन आज यहाँ पे थोड़ी सी कुछ ग्लोबल डायमेंशन भी है और एक दो नई डायमेंशन है जो भी काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है, जैसे प्रो चॉइस, ये क्या होता है, ठीक है, वो थोड़ा हम लोग देखेंगे आज। तो रिपीटेड तो है, लेकिन कुछ ना कुछ एडिशन यहाँ पे डेफिनेटली किया गया है जो आपकी एग्जिस्टिंग नॉलेज को थोड़ा एक्सपेंड करेगा, उसलिए आपके लिए बहुत जरूरी है। उसके अलावा हमारा आंसर राइटिंग का प्रोग्राम है, आप इसको ज्वाइन करना चाहते हो तो व्हाट्सएप नंबर यहाँ पे है। आप हमारे मेंटरशिप प्रोग्राम को ज्वाइन करना चाहते हो तो वो भी हमारा व्हाट्सएप नंबर यहाँ पे दिया हुआ है। अगर आप ऑफलाइन, अगर आप मेंटरशिप प्रोग्राम लेना चाहते हो, अगर आप दिल्ली में रहते हो, दिल्ली के आसपास रहते हो, तो आप हमारे ऑफिस को विजिट कर सकते हो, और राजेंद्र नगर में है। अपार्ट फ्रॉम दैट, जैसे आज संडे है तो आज हमारी एक करंट अफेयर की क्लास भी होती है। यूजली ये सैटरडे को होती थी, लेकिन अभी पिछले 2-3 हफ्ते से संडे को हो रही है, तो आज ये संडे को करंट अफेयर की क्लास होने वाली है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो ये क्यूआर कोड आप स्कैन कर सकते हो, क्लास को ज्वाइन कर सकते हो। SC1000 अगर कोड वहां पे अप्लाई करोगे तो 1000 रुपीज का मेरी तरफ से वैसे डिस्काउंट है आपको। यहाँ पे हम लोग प्रीलिम्स और मेंस दोनों के परस्पेक्टिव से ही अच्छी लेंथ में 2.5-3 घंटे की क्लास होती है, पूरे वीक का करंट अफेयर कवर करते हैं। जैसे कि आपको पता है 2 साल का करंट अफेयर तो आपको यूपीएससी के लिए वैसे भी करना रहता है। फाउंडेशन कोर्स के लिए भी व्हाट्सएप नंबर पे आप इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। सभी चीजों के लिए सेम ही व्हाट्सएप नंबर है, कोई भी आपको इंक्वायरी चाहिए आप इस पे करके कर सकते हो। हालांकि आप हमारी वेबसाइट को जाके भी विजिट कर सकते हैं। चलिए जी, ये टॉपिक ऊपर मेंशन नहीं किया था, लेकिन यहाँ पे इंक्लूड हो गया है। सीएए विल कम टू द रेस्क्यू ऑफ द सिख्स। हालांकि इसके पॉलिटिकल एंगल में हम लोग नहीं जाएंगे, लेकिन होम मिनिस्टर ने ये कहा है कि जो सीएए यानी कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट जो 2019 में पास किया गया था, ये उन सभी प्रोसिक्यूटेड और टॉर्चर्ड सिख जो लोग, मतलब हम लोग यहाँ पे बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान की बात कर रहे हैं, यहाँ पे जिन सिख भाइयों को टॉर्चर किया जाता है, उनको प्रोसिक्यूट किया जाता है, वो इंडिया में आके सिटीजनशिप ले सकते हैं। बेसिकली एक सिख गैदरिंग के अंदर जो है होम मिनिस्टर इस तरह की बातें बोल रहे थे, तो तुमने कहा है और आपको पता है सीआईए क्या है, सीआईए यू नो वेरी वेल, जहाँ पे जो 6 नॉन मुस्लिम कम्युनिटीज हैं, राइट, जिसमें मुस्लिम्स को छोड़ के बाकी हिंदू, सिख, जैन, बुद्धिस्ट जो है, 6 नॉन मुस्लिम जो कम्युनिटीज हैं, अगर वो पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश के अंदर उनको तंग किया जाता है, टॉर्चर किया जाता है, तो इंडिया में आके सिटीजनशिप ले सकते हैं, ये इसके अंदर कहा गया था। उसके अलावा होम मिनिस्ट्री जी ने ये भी कहा है कि भाई सिख कम्युनिटी के लिए सरकार ने बहुत सारे काम किए हैं, जैसे करतारपुर साहिब कॉरिडोर बनाया गया जो पंजाब से पाकिस्तान तक जाता है। उसके अलावा सुल्तानपुर लोधी जो सिटी है उसको हेरिटेज सिटी डिक्लेयर किया गया है, राइट। उसके अलावा गुरु नानक देव जी की एक ब्रिटिश यूनिवर्सिटी के अंदर एक अलग से जो है चेयर भी बनाई गई है। जो पाकिस्तान को पिलग्रिमेज जाते हैं, सिख पिलग्रिमेज, उनको कुछ फैसिलिटीज प्रोवाइड कराई जाती हैं, वो सब जो है उन्होंने कहा है। बट थिंग इज दिस कि ये जो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, जो सीए है, एक्ट हैज द प्रोविजन टू ग्रांट सिटीजनशिप टू द मेंबर ऑफ द 6 नॉन मुस्लिम अनडॉक्यूमेंटेड माइनॉरिटी। अनडॉक्यूमेंटेड माइनॉरिटी का मतलब ये है कि उनको अपने साथ कोई पेपर वगैरह ऐसे लेने आने की रिक्वायरमेंट नहीं है। उनको ये सिद्ध नहीं करना है कि उनके पास डॉक्यूमेंट है या नहीं, उनको सिर्फ आना है, उसके बाद उनको मिल जाएगी।
अब यहाँ पे चीज देखिए क्या लिखा हुआ है इधर, 31 दिसंबर 2014। अगर इससे पहले कोई अगर आया है तो उसको सिटीजनशिप मिल जाएगी। हालांकि हालांकि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट अभी तक इंडिया में इंप्लीमेंट नहीं हुआ है। पास हो गया है, लोकसभा राज्यसभा में पास हो गया है, प्रेसिडेंट के सिग्नेचर भी आ चुके हैं, लेकिन फिर भी ग्राउंड के ऊपर इंप्लीमेंट नहीं हुआ है। आप सोच रहे होंगे ऐसा क्यों होता है। देखिए, पार्लियामेंट के अंदर जो कानून पास होते हैं उसको ग्राउंड के ऊपर इंप्लीमेंट करने के लिए उसके लिए रूल्स बनाने पड़ते हैं, स्टैंडर्ड प्रोसीजर बनाना पड़ता है। वो काम होता है एग्जीक्यूटिव्स का। ठीक है, पार्लियामेंट में जो कानून बनता है वो काम होता है लेजिस्लेशन का। उनका काम है कानून पास करना, कानून को एक्चुअली में लागू करना एग्जीक्यूटिव का काम होता है। इसे हम लोग सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन भी बोलते हैं। आगे बताऊंगा आपको थोड़ा क्या होता है। अब सरकार ने साफ साफ क्लियर कर दिया है कि 6 शेड्यूल के अंदर असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, इन टेरिटरीज के अंदर सीएए लागू नहीं होगा। ठीक है, यहां पे लागू नहीं होगा। उसके अलावा कुछ दूसरे ट्राइबल एरियाज भी हैं, जैसे कार्बी आंगलोंग आसाम में, गारो हिल्स मेघालय, चकमा डिस्ट्रिक्ट मिजोरम, त्रिपुरा ट्राइबल एरिया डिस्ट्रिक्ट, यहाँ पे भी सीएए अप्लाई नहीं होगा, क्योंकि यहाँ ये सारे के सारे जो है ना वो ट्राइबल मेजोरिटी रीजन्स हैं, तो यहाँ पे स्पेशली प्रोटेक्शन दिया गया है, तो यहाँ पे लागू नहीं होगा। अब जो मैंने एक चीज आपको बताई थी, सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन। ठीक है, जो हमारी लेजिस्लेटिव ब्रांच होती है वो कानून पास करती है लोकसभा राज्यसभा में। उसके अलावा जो एग्जीक्यूटिव्स होते हैं वो एक्चुअली ग्राउंड के रूल्स बनाते हैं, जिनके बेसिस पे उस कानून को इंप्लीमेंट किया जाता है जो कि पास होके आया था। दो तरह के लेजिस्लेशन हमारे पास होते हैं, एक होता है सुप्रीम लेजिस्लेशन, एक होता है सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन। देखिए, सबऑर्डिनेट का मतलब ही क्या होता है, जो किसी का सबऑर्डिनेट होता है यानी कि जूनियर होता है ना, उसी को तो कहते हैं जूनियर। और सुप्रीम मतलब जो सीनियर होता है, मतलब जो जिसकी प्रायोरिटी नंबर 1 होती है, इसकी प्रायोरिटी नंबर 2 होती है। सुप्रीम लेजिस्लेशन जो कि पार्लियामेंट के द्वारा पास किया जाता है उसे कहते हैं, यानी कि जो सीए पास किया गया है वो पार्लियामेंट के द्वारा किया गया, दिस इज सुप्रीम लेजिस्लेशन। बट सुप्रीम लेजिस्लेशन को ग्राउंड के ऊपर अप्लाई करने के लिए क्या चाहिए, हमें रूल्स एंड रेगुलेशंस चाहिए। रूल्स एंड रेगुलेशंस कौन बनाता है, कोई भी ऐसी अथॉरिटी बना सकती है जो सुप्रीम अथॉरिटी से जूनियर होती है, अदर देन द सुप्रीम अथॉरिटी इन द स्टेट, उसे कहते हैं सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन। ठीक है, इट इज कंट्रोल्ड बाय द सुप्रीम अथॉरिटी। हाँ, इसे सुप्रीम अथॉरिटी के द्वारा ही कंट्रोल किया जाता है, लेकिन ग्राउंड पे इंप्लीमेंट नहीं किया जाता। मतलब उसके जो रूल्स हैं, जो उसके अंदर प्रोसीजर है, वो तो कानून के अंदर लिख दिया गया है बाय सुप्रीम अथॉरिटी। ग्राउंड के ऊपर इंप्लीमेंट कौन करेगा, वो करेगी दूसरी अथॉरिटी, एग्जीक्यूटिव्स। एग्जीक्यूटिव प्रोवाइड्स द प्रोसीजर एंड द फ्रेमवर्क ऑफ द रूल टू बी फॉलोड। जो लेजिस्लेशन के अंदर कानून पास किया जाता है वो मोटे मोटे तौर पे एक स्केलेटन होता है। जैसे जैसे हम लोग कोई पेंटिंग बनाते हैं तो आपने मोटे मोटे तौर पे ऊपर से जो है आउटलाइन इस तरह से बना दिया, लेकिन जो डिटेलिंग फिल करनी होती है ना इसके अंदर हर चीज की, वो लेजिस्लेशन करता है। आपको कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए, आपकी डेट ऑफ बर्थ चाहिए, आधार कार्ड चाहिए, कौन से पुलिस स्टेशन के अंदर आना पड़ेगा, कौन सी अथॉरिटी के पास कौन कौन सी पावर्स होंगी, कौन कौन से वहां पे ऑफिसर्स होंगे, वो सारा प्रोसीजर एग्जीक्यूटिव के द्वारा बाद में डिसाइड किया जाता है। इसे हम लोग सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन कहते हैं। बस इतना आपने ध्यान रखना है, सुप्रीम लेजिस्लेशन पार्लियामेंट, सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन मोस्टली बाय द एग्जीक्यूटिव्स। इतना आपने ध्यान रखना है। ठीक है जी। अब देखिए 2021 में यहाँ से क्वेश्चन भी पूछा गया है एग्जाम यूपीएससी में सिटीजनशिप को लेके, तो इसका आंसर आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताएंगे तो मजा ही आ जाएगा। चलिए जी, नेक्स्ट बढ़ते हैं। सेंटर अनवील्स ट्रेडेबल ग्रीन क्रेडिट। 1 2 3 4 5 5 वर्ड दिए गए हैं, लेटर लिख, हर का अपना अपना मतलब है। ग्रीन क्रेडिट, क्रेडिट आप समझ गए हो क्या होता है। क्रेडिट का मतलब एक तरह से लोन होता है। क्रेडिट मतलब आप जब किसी को पैसा देते हो तो आप उसको क्रेडिट दे रहे हो। किसी को आप जब, मतलब आपने, किसी ने कोई अच्छा काम किया, आपने उसको क्रेडिट दिया। ठीक है भैया, आपने बहुत बढ़िया काम किया है, आपने वो भी क्रेडिट दिया। तो एक तो क्रेडिट का मतलब आप इसको मॉनेटरी टर्म में समझें, काइंड ऑफ लोन। ठीक है। ट्रेडेबल, जिसको ट्रेड किया जा सकता है,
मतलब ये एक आदमी के पास नहीं रहेगा, आप इसको फर्दर ट्रेड कर सकते हो। जैसे मेरे पास मेरा मोबाइल फोन है, ये ट्रेडेबल है, आप इसे किसी को बेच सकते हो, वो आदमी इसको फर्दर बेच सकता है, वो इसको फर्दर बेच सकता है, तो वो ट्रेडेबल हो गया। जैसे गवर्नमेंट बॉन्ड्स होते हैं, वो भी ट्रेडेबल होते हैं। आपने सरकार से बॉन्ड खरीदा, अब वो बॉन्ड आपके हाथ में चला गया, वो बॉन्ड आपने किसी और को दिया, वो किसी और को दिया, वो किसी और को दिया, तो वो भी ट्रेडेबल हो गया। आपकी जो जमीन होती है, आपने किसी से खरीदी, आप किसी को बेच सकते हो, आगे वो किसी को बेच सकता है, तो ये भी ट्रेडेबल हो गया। तो जो चीज का ट्रांजेक्शन हो सकता है लाइक अ मनी एक्सचेंज, उससे आप ट्रेडेबल कह सकते हो। अनवील मतलब सरकार ने अभी इसको ओपन कर दिया है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने किया है, तो स्टेट गवर्नमेंट का यहाँ पे रोल नहीं है ज्यादा। तो ये आपको हेडिंग से ही समझ में यहाँ पे आ गया है। और सवाल ये उठता है कि ग्रीन क्रेडिट है, वो होता क्या है। देखिए, ग्रीन क्रेडिट रेफर्स टू अ यूनिट ऑफ इंसेंटिव provided for the specialized activities that deliver a positive impact on the environment। आप इसको इस तरह से समझें कि अगर आपने 10 पेड़ लगाए, तो आपने एनवायरमेंट के लिए बहुत बढ़िया काम किया है, तो सरकार आपको इंसेंटिव देगी, क्योंकि आपने आपकी एक्टिविटी का पॉजिटिव इंपैक्ट हुआ है एनवायरनमेंट के ऊपर, तो आपको इंसेंटिव देगी सरकार एज अ क्रेडिट के रूप में, है ना। मतलब होता है ना, जैसे आपने किसी से कोई मदद मांगी, उसने आपकी मदद की, आपने इसको थैंक यू बोला। आपने, जैसे होता है ना, कई बच्चे का जैसे आईआईटी में सिलेक्शन होगा, आपको यूपीएससी में सिलेक्शन हो जाएगा, आप किसको क्रेडिट दोगे? माँ बाप को दोगे, दोस्तों को दोगे, भगवान को दोगे, ऐसे देते हो ना। तो क्रेडिट देना मतलब उसकी उसको ग्रेटिट्यूड हो गया। तो एक तरह से अगर आप कोई ऐसी एक्टिविटी करते हो जिससे एनवायरनमेंट ग्रीन होता है, प्रोटेक्ट होता है, तो सरकार भी आपको एक ग्रेटिट्यूड के तौर पे क्रेडिट देती है। लेकिन यह क्रेडिट मॉनेटरी टर्म में होता है, सर्टिफिकेट भी मिल सकता है, मॉनेटरी टर्म में भी हो सकता है। तो इट्स समथिंग लाइक दैट। ग्रीन क्रेडिट, ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम इज बीइंग लॉन्च्ड एट द नेशनल लेवल, नेशनल लेवल पे लॉन्च किया गया है, टू लेवरेज अ कॉम्पिटिटिव मार्केट बेस्ड अप्रोच फॉर इंसेंटिवाइजिंग एनवायरमेंट एक्शंस ऑफ द वेरियस स्टेक होल्डर्स। ठीक है जी, क्या मतलब इन सारी बातों का? इन घुमा फिरा के सारी बातों का एक ही कंक्लूजन है। अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, अगर कोई ऐसी एक्टिविटी करती है जिससे एनवायरनमेंट को बेनिफिट मिलता है, तो गवर्नमेंट उस ऑर्गेनाइजेशन को क्रेडिट देगी। ठीक है, क्रेडिट का मतलब यह है कि उसे एक सर्टिफिकेट देगी। ठीक है, उस सर्टिफिकेट पे ये लिखा होगा कि इस कंपनी ने, इस ऑर्गेनाइजेशन ने इतने पेड़ लगाए हैं या सोलर पावर प्लांट लगाया है, कुछ भी उसने ऐसी एक्टिविटी करी है, तो उसको सर्टिफिकेट मिलेगा। इस सर्टिफिकेट के ऊपर यह भी लिखा होगा कि इस एक्टिविटी से कितना कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एनवायरमेंट से रिमूव हुआ है, सारी डिटेल्स लिखी होती हैं। इस सर्टिफिकेट ये जो है सरकार देगी, इस सर्टिफिकेट को जो है हम लोग कहेंगे ग्रीन क्रेडिट। ठीक है, इतना आपने इसको ध्यान रखना है। तो ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम वगैरह जो मैंने आपको बता ही दिया, वो नेशनल लेवल पे है 12 साल। जैसे किसी ने ट्री प्लांटेशन किया है, ग्रीन कवर को इंक्रीज किया है, या सोलर पावर प्लांट लगाया है, तो उस तरह से काम करता है। थोड़ा सा अगर आप इसको समझाना चाहो तो आप ऐसे कह सकते हो, जैसे मान लो कार्बन मार्केट की तरह काम करता है ये। इंडिया में थोड़ा सा इसका मॉडिफाइड वर्जन है। जैसे मान लो कोई कंपनी है, एक एक दूसरी कंपनी है, ठीक है, दोनों कंपनी को टारगेट दिए गए थे कि भैया आप 100 किलोग्राम CO2 रिलीज कर सकते हो। ठीक है, ये टारगेट दिया था। ये जो पहली कंपनी है, इसने अपने टारगेट से ज्यादा, मतलब मान लो इसने 120 kg CO2 को रिलीज कर दिया, मतलब इसने अपने टारगेट को अचीव नहीं किया, फालतू में कर दिया। वहीं दूसरी जो कंपनी थी, इस कंपनी ने अपने टारगेट्स के कंपैरिजन में 20 kg CO2 कम रिलीज किया, मतलब सिर्फ 80 kg किया। ये 100 kg कर सकता था, लेकिन इसने सिर्फ 80 kg किया। इसको भी 100 kg करना था, लेकिन इसने 120 kg किया। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसमें पनिशमेंट किसको मिलेगी? इसको पनिशमेंट मिलेगी। रिवॉर्ड किसको मिलेगा? इसको मिलेगा। रिवॉर्ड कैसे दिया जाता है? क्रेडिट के तौर पे दिया जाता है। अब सरकार इसको पनिश करेगी, तो ये कंपनी क्या कर सकती है, ये जो 20 kg एक्स्ट्रा इस कंपनी के पास है, इससे परचेज कर सकता है, क्योंकि इसको सर्टिफिकेट मिलेगा ना। सरकार सर्टिफिकेट देगी और इसे क्रेडिट देगी। तो ये जो सर्टिफिकेट है, मान लो ये 10,000 रुपए का भी हो सकता है, डिपेंड करता है।
ये 10,000 रुपए का सर्टिफिकेट ये कंपनी खरीद लेगी और इसको 10,000 रुपए दे देगी, तो इसको क्रेडिट मिला ना कि भैया आपने इतना अच्छा काम किया है, आपको 100 kg करना था, आपने 80 kg की है, तो लो आप 10,000 रुपए का इंसेंटिव पकड़ो, आपको हम लोग क्रेडिट देते हैं, आपको हम लोग ग्रेटिट्यूड दे रहे हैं, समथिंग लाइक दैट। और इसने क्योंकि ब्रीच किया है तो इसको पनिशमेंट मिलेगी। तो इस कंपनी ने इसको 10,000 रुपए किए और बदले में उससे खरीद लिया। टोटल एमिशन कितना हुआ? 200 kg। कितना करना था? 200 kg। कुल मिला के तो 200 ही हुआ ना, लेकिन उसके बीच में क्या हुआ? एक को पनिशमेंट मिली, एक को क्रेडिट मिला। इस तरह से कार्बन क्रेडिट काम करता है। तो कोई भी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन इंडिया में अगर इस तरह के काम करती है तो उसे सरकार की तरफ से इंसेंटिव मिलेगा, क्रेडिट मिलेगा। कोई दूसरी कंपनी है उनसे वो खरीद सकती है अगर वो अपने टारगेट को ब्रीच करती हैं तो। एक इसी तरह का मिला-जुला सा प्रोग्राम हमारे पास ऑलरेडी है जिसे हम लोग पैट स्कीम कहते हैं, परफॉर्म, अचीव एंड द ट्रेड इसको हम लोग कहते हैं। इसके अंदर भी हम लोग इसी तरह के सर्टिफिकेट देते हैं जिसे ईएस सर्ट्स बोलते हैं, एनर्जी सेविंग सर्टिफिकेट्स। ये भी ट्रेडेबल होते हैं, ठीक है? ये भी ट्रेडेबल होते हैं, इसे हम लोग कहते हैं एनर्जी सेविंग सर्टिफिकेट्स। ठीक है, आप थोड़ा इसको ध्यान रखें। ये एक पैट एक फ्लैगशिप प्रोग्राम है अंडर नेशनल मिशन फॉर द एनहांस्ड एनर्जी एफिशिएंसी। कौन इसको इंप्लीमेंट करता है? ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी अंडर द एजिस ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंदर में ये आता है। गोल मैंने आपको बता ही दिया, सबका गोल एक ही है भैया कुल मिला के कि CO2 के एमिशन को कम करना है। तो इसके अंदर भी ऐसा ही होता है। कोई एक कंपनी होती है, ठीक है? ऑर्गेनाइजेशन होती है, अगर कोई बिल्डिंग लगाती है, कोई प्लांट लगाती है, अगर वहाँ पे अच्छे स्टेप्स लेती है, तो उसको सर्टिफिकेट दिया जाता है। दूसरी कंपनी वहाँ से वो सर्टिफिकेट खरीद सकती है, तो ये ट्रेडेबल होता है। तो दिस इज समथिंग लाइक अ ग्रीन क्रेडिट स्कीम इन इंडिया, ठीक है? इंटरनेशनली इसकी शुरुआत ऑलमोस्ट क्योटो प्रोटोकॉल के टाइम पे हुई थी 1997 में। जब हम लोग जॉइंट इम्प्लीमेंटेशन की बात करते हैं या जब हम लोग क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म की बात करते हैं, एक टॉपिक अभी बाद में करेंगे, बट अगर आपको गूगल करना है थोड़ा इसको गूगल जरूर करें, ठीक है? कार्बन इसके अंदर कार्बन मार्केट, ठीक है, या कार्बन ट्रेडिंग आप बोल सकते हो। क्योटो प्रोटोकॉल के अंदर 3 चीजें हुई थी, जॉइंट इम्प्लीमेंटेशन, क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म और कार्बन मार्केटिंग या फिर कार्बन ट्रेडिंग, जो आपका मन करे आप कह सकते हो। इसी से मिलता-जुलता जो है वो इंडिया में प्रोग्राम लॉन्च किया गया है, ठीक है? सीधी-सी बात है, जो अच्छा काम करेगा उसको तो भैया अप्रिसिएशन मिलेगा ही क्रेडिट के रूप में। इज़राइल्स मिसाइल डिफेंस शील्ड, तो ये इसे कहा जाता है आयरन डोम। देखिए इसके अंदर इस तरह की बैटरी लगी होती हैं, ठीक है? इस तरह की बैटरी लगी होती हैं जिसके अंदर रॉकेट्स वगैरह होते हैं और जैसे ही ये जो मशीनें रडार वगैरह लगे हुए हैं, ये जैसे ही किसी इनकमिंग मिसाइल को इंटरसेप्ट करती हैं, तो ये ऑटोमैटिकली ही उसको डिटेक्ट कर लेती हैं, उसकी ट्रैजेक्टरी को, और उसको हवा में ही डिस्ट्रॉय कर देती हैं। ये ऑटोमैटिक काम करता है, कंप्यूटर सिस्टम होता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इसमें ह्यूमन का कोई खास रोल नहीं होता है। तो जैसे ही आपकी तरफ मिसाइल आएगी तो भैया उधर से खत्म आप हो जाते हो। ये आयरन डोम एक बहुत ही इफेक्टिव जो है माना जाता है। ऑलमोस्ट 97% जो है इसकी एक्यूरेसी होती है। प्रीवियस जब इसको यूज़ किया गया था कुछ साल पहले। लेकिन इस बार आयरन डोम के ऊपर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। देखिए क्योंकि आयरन डोम देखिए ना 10-15 मिनट के अंदर ही हमास ने 2-3 हज़ार रॉकेट को फायर कर दिया था, जिसकी वजह से आयरन डोम जो सिस्टम ओवरवेल्म हो गया। हालाँकि इसने काफ़ी किया है, इंटरसेप्ट कर लिया था, लेकिन फिर भी कुछ मिसाइल जो है हमास की तरफ से वो रेजिडेंशियल एरिया में आके गिर गई। तो इसीलिए आयरन डोम जो है वो दोबारा से यहाँ पे न्यूज़ में आ गया है। तो क्या होता है आयरन डोम? इट्स अ शॉर्ट रेंज, लॉन्ग रेंज नहीं है, शॉर्ट रेंज एंटी रॉकेट, एंटी मोर्टार, एंटी आर्टिलरी सिस्टम, ठीक है? ये 2.5 से लेके 43 माइल्स तक की इनकमिंग मिसाइल्स को इंटरसेप्ट कर सकता है। किसने डेवलप किया है? राफेल एडवांस डिफेंस सिस्टम ऑफ इजराइल और राफेल एडवांस डिफेंस सिस्टम यूएसए, दोनों ही कंपनी ने मिलकर इसको बनाया है। यूजुअली इसकी जो बैटरीज वगैरह होती हैं वो बनाई जाती हैं अमेरिका में और इजराइल में लाके उसको असेंबल किया जाता है। तो इज़राइल के पास 10 आयरन डोम की बैटरी जो है फिलहाल चल रही हैं, जो कि 60 माइल स्क्वायर पॉपुलेटेड एरिया को एक-एक बैटरी कवर कर सकती है। तो 10 बैटरी कवर करेंगी तो 600 स्क्वायर माइल को वो लगभग पूरे इज़राइल को ही इस तरह से कवर कर लेती हैं, ठीक है? जो इंटरसेप्टर इसके अंदर होता है उसे कहते हैं तामीर इंटरसेप्टर, जो इनकमिंग मिसाइल को इंटरसेप्ट करता है, उसके बाद वो ऑटोमैटिकली ही लॉन्च हो जाती हैं। तो ये एक आयरन डिफेंस सिस्टम होता है।
लेकिन इजराइल के पास सिर्फ अकेला सिस्टम नहीं है। इजराइल के पास बेसिकली जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो 4 तरीके का होता है। पहली जो लेयर होती है वो आयरन डोम होती है, शॉर्ट रेंज। दूसरी होती है डेविड स्लिंग, लो टू मिड रेंज। थर्ड होती है एरो 2, अपर एटमोस्फेयर। फोर्थ होती है आयरन 3, एक्सो एटमोस्फेयर। मतलब अगर आप मतलब एटमॉस्फेयर से बाहर अगर आप 100 to 100 किलोमीटर से ही इंटरसेप्ट कर लेते हैं, ये वाले जो है वो 50 से 80 के बीच में कर लेते हैं, ये वाले जो थोड़ा और कम कर लेते हैं, फिर ये वाले कर लेते हैं। एक इस तरह का होता है, वो रेंज वगैरह आपको याद नहीं करनी है, वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। यूएसए भी ऑलमोस्ट 2011 के बाद से इसराइल की काफी हेल्प कर रहा है आयरन डोम को और ज्यादा बेटर बनाने के लिए। ठीक है, $3 बिलियन जो है वो दे चुका है, और भी लगातार फाइनेंशियल सपोर्ट होती रहती है। इवन यूएसए की आर्मी ने आयरन डोम की 2 बैटरी को भी प्रोक्योर किया है, और अभी वो असेंबल वगैरह इसराइल में ही होती हैं। तो ऐसा कहा जाता है कि आयरन डोम जो है कभी भी जो है आउट ऑफ स्टॉक नहीं होता है। इसके अंदर इतने सारे जो है रॉकेट्स होते हैं, अब पता नहीं कितने हैं गिनती में तो, बट ऐसा बोला जाता है। ठीक है, तो ये जो है कुछ चीजें जो है इन्होंने यहाँ पे मेंशन की थी। अभी इसकी एक्यूरेसी कितनी होगी पता नहीं है। जहां तक इंडिया की बात है, इसराइल ने इंडिया को भी ऑफर दिया था आयरन डोम को परचेज करने के लिए। ठीक है, लेकिन इंडिया ने मना कर दिया। इंडिया ने कहा कि इंडिया इतनी क्लोज रेंज थ्रेट को एक्चुअली हमारे पास है नहीं है, जितना क्लोज थ्रेट इसराइल के पास है ना। एक तरफ वेस्ट बैंक है, और लेबनान है, सीरिया है, उधर से इजिप्ट तो चलो अब नहीं है उतना, जॉर्डन भी हो गया, गाजा स्ट्रिप हो गया। जितना क्लोज प्रोक्सिमिटी का थ्रेट इसराइल को है, इंडिया को उतना नहीं है। इसलिए हमें आयरन डोम की रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि ये शॉर्ट रेंज है। हाँ, मिड रेंज, लॉन्ग रेंज, उसमें इंडिया चाहिए। इसलिए इंडिया ने इसके एरो सिस्टम को परचेज करने की बात भी कही थी, और इसका एक वर्जन इंडिया में एक्चुअली लागू ऑलरेडी होता भी है। तो हमारा जो बैलिस्टिक मिसाइल जो डिफेंस सिस्टम है, वो काफी कुछ हम लोगों ने इसराइल से लिया है। बराक मिसाइल हम लोगों ने इसराइल के साथ डेवलप करी है। तो हमारा एयर डिफेंस सिस्टम हम काफी कुछ जो है इसराइल से हम लोगों ने लिया है, लेकिन आयरन डोम जो है अब तक हम लोगों ने नहीं लिया है। अब हमास ने अटैक किया, क्यों किया ये बात ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं, बस हल्का सा आपको बता देता हूं। हमास ने किया है इसको स्टेटस को ब्रेक करने के लिए। स्टेटस को का मतलब क्या होता है? यथास्थिति, अगर हिंदी में बात करें तो मतलब जैसी सिचुएशन है वैसी ही बनी रहे, इसे कहते हैं स्टेटस को। काफी समय से अगर हम लोग देखें, जो इसराइल का जो सिक्योरिटी मॉडल था, ऐसा माना जाता है कि काफी मैच्योर और काफी स्टेबल हो गया था। मिडल ईस्ट में कुछ ज्यादा चीजें चेंज नहीं हो रही थी। हमास ने सोचा कि इसको चेंज किया जाए। अगर आपको मैप थोड़ा पता है इसराइल का आसपास की चीजों का, तो आपको अच्छे से पता होगा कि वहां पे एक जगह है वेस्ट बैंक। ठीक है, जैसे अगर आप इसराइल जो इस तरह से देखें, तो इधर आपका वेस्ट बैंक आता है, इधर से गाजा स्ट्रिप आता है, बीच में जो है इसराइल है। ठीक है, ऊपर यहाँ पे वो सीरिया, लेबनान, और इधर साइड में जॉर्डन, इधर जाके जो है वो इजिप्ट आता है। तो वेस्ट बैंक के अंदर जो है काफी ज्यादा चेक और बैरियर लगा रखे हैं इसराइल ने। मतलब पैलेस्टीनियन जब मूव करते हैं वेस्ट बैंक में, तो उनको बहुत सारे चेक पॉइंट से गुजरना पड़ता है। ठीक है, तो इसराइल जो है वेस्ट बैंक को सीरियस, पैलेस्टाइन को सीरियस नहीं ले रहा था। इसराइल ने सोचा कि अरे कोई बड़ी बात नहीं है, इनसे तो हम लोग वैसे ही निपट लेते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत बड़ा थ्रेट हमारे लिए नहीं है, अभी ये कमजोर हो चुके हैं। एक तो वो बात हो गई। दूसरी बात अगर आप देखें, यूएई ने 2020 में इसराइल के साथ एक पैक्ट किया जिसे I2U2 भी कहते हैं। यूएई एक मुस्लिम कंट्री है। यूएई के साथ अग्रीमेंट करने के बावजूद भी इसराइल इसराइल ने पैलेस्टीनियंस को कोई रियायत नहीं दिया, उनको कोई बेनिफिट नहीं दिया। ऊपर से इसराइल और सऊदी अरेबिया के बीच में भी एक डील होने वाली थी। तो हमास ने यह सोचा कि यार इसराइल तो तुम्हें सीरियसली ले ही नहीं रहा है, क्योंकि इसराइल हमास को या पैलेस्टाइन को सिर्फ एक हल्का सा सिक्योरिटी सिक्योरिटी थ्रेट मानता था, न्यूएंस, लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम। तो हमास ने उस स्टेटस को तोड़ने के लिए बताया कि भैया अभी हमको सीरियसली लेना शुरू कर दो। हाँ, उनका तरीका डेफिनेटली गलत है। तो जो मॉडल था इसराइल का, उसको ब्रेक किया गया है। अगर आपने देखें, अभी सऊदी अरेबिया ने इसराइल की जो डील होने वाली थी उसके ऊपर फिलहाल स्टॉप लगा दिया है, और वो पता नहीं कब होगी। व्हाट वाज द स्टेटस को बिफोर द हमास अटैक? से पहले क्या हो रहा था? ये बात थोड़ी पुरानी चली जाती है, बट थोड़ा सा आपको आइडिया दे देता हूँ। जब हम लोग बात करते हैं वेस्ट बैंक,
ईस्ट जेरूसलम, गाजा स्ट्रिप। ठीक है, आप इन 3 हिस्सों को मोटे-मोटे तौर पे देख सकते हो। 1967 में जब वॉर हुआ था, जिसे हम लोग 6 डे वॉर भी कहते हैं, उस वॉर के अंदर गाजा स्ट्रिप पूरी तरह से कंट्रोल में आ गया था। ठीक है, वेस्ट बैंक पूरी तरह से इज़राइल के कंट्रोल में आ गया था। पूरे का पूरा जेरूसलम भी इज़राइल के कंट्रोल में आ गया था 1967 में। हालाँकि बाद में 1979 में क्या हुआ, वो जो सिनाई पेनिनसुला था, जो कि इजिप्ट वाला पार्ट था, उनको वापस दे दिया गया और 2005 में गाज़ा स्ट्रिप से भी इज़राइल पूरी तरह से निकल गया, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा वायलेंट अटैक वगैरह वहाँ पे हो रहे थे। वेस्ट बैंक में जो है इल्लीगल ऑक्यूपेशन हुआ, वो सबको पता है। 1980 के अंदर जेरूसलम लॉ पास किया गया, जिसमें जेरूसलम को ऑफिशियल कैपिटल माना गया इज़राइल की। हालाँकि जब इज़राइल ने ईस्ट जेरूसलम को कैप्चर किया, जिसमें ओल्ड सिटी भी आती है, ओल्ड सिटी के अंदर आपको अलग-सा मॉस्क देखने को मिलेगा, वेलिंग वॉल, चर्च ऑफ द होली स्कल्पचर, ये 3 जो है बहुत इम्पोर्टेंट होली साइट्स हैं, तीनों रिलीजन की, क्रिश्चियनिटी, इस्लाम और जूडाइज़्म में काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। तीनों के ऊपर जो है सिक्योरिटी का जो पूरा तामझाम है, वो इज़राइल ही देखता है। तो ये तो थोड़ा-सा हिस्ट्री अभी हुआ 2005 के बाद, मैंने आपको बता दिया, इज़राइल जो है गाज़ा स्ट्रिप से लगभग बाहर निकल गया है। फिलहाल हमास के साथ इज़राइल का कोई भी पीस प्रोसेस नहीं चल रहा है, नॉट इवन अ सिंगल वन। वहीं वेस्ट बैंक के अंदर जो पार्टी जो है वो कंट्रोल करती है, वो है पैलेस्टीनियन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन, पीएलओ जिसको हम लोग कहते हैं। ये जो है काइंड ऑफ सेकुलर है, इलेक्शन विलेक्शन करवाती है, जबकि हमास एक जो है वो मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन है, जिसे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन में डिक्लेयर किया गया है। इस्लाम के इसके हमास के साथ-साथ एक इस्लामिक जिहाद करके सॉरी, इस्लामिक जिहाद करके भी वहाँ पे एक ऑर्गेनाइजेशन है, गाज़ा स्ट्रिप में ही। तो दोनों हैं, हमास और ये, दोनों ही मिलिटेंट ग्रुप्स हैं, और जो इज़राइल के ऊपर लगातार अटैक करते रहते हैं। तो वो सब यहाँ पे चल रहा था। व्हाट वुड बी द इम्पैक्ट ऑफ द अटैक? इम्पैक्ट तो आपको पता ही है क्या होगा भैया। तो ये हमास ने बहुत सारा रिस्क वहाँ पे लिया है। जिस तरह से इज़राइल अभी काउंटर अटैक कर रहा है, तो थाउज़ेंड्स ऑफ पैलेस्टीनियंस इन द गाज़ा स्ट्रिप आर आल्सो डाइंग। बहुत सारे जो है इज़राइली भी वहाँ पे मारे गए हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। जो एक यहाँ पे बहुत बड़ा डेंजरस है, वो है रिफ्यूजीज़ का। ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस वहाँ पे हुआ है, तो हो सकता है बहुत सारे रिफ्यूजीज़ अभी लेबनान में, जॉर्डन में या फिर इजिप्ट के अंदर जाने की कोशिश करेंगे। तो एक तो बहुत बड़ा इसका वो इम्पैक्ट यहाँ पे होने वाला है, राइट? उसके अलावा और क्या इम्पैक्ट हो सकता है इसका? एक इम्पैक्ट जो है पूरे मिडल ईस्ट में देखने को मिलेगा डेफिनिटली। जैसे सऊदी अरेबिया का तो आपने देख ही लिया। एक ग्रुप है जिसे कहते हैं हिजबुल्लाह। ये एक शिया मिलिट्री ग्रुप है, जो कि लेबनान के अंदर एक्टिव है। हिजबुल्लाह ग्रुप और हमास के बीच में भी क्लोज रिलेशन है। हिजबुल लेबनान की कुछ छोटी-सी टेरिटरी ऑलरेडी इज़राइल के कंट्रोल में है, और हिजबुल्लाह ने अभी वहाँ पे रॉकेट वगैरह फायर किए थे। हालाँकि हिजबुल्लाह ने सीधा-सीधा कहा है कि वो डायरेक्टली अभी इज़राइल के साथ एंगेज नहीं होगा, लेकिन जब समय आएगा तो एंगेज हो सकता है। उसके अलावा ईरान ने तो सीधा-सीधा सपोर्ट ही दिया है। हालाँकि ईरान ने भी ये कहा है कि वो इज़राइल के साथ सीधा वन टू वन पंगा नहीं लेगा, लेकिन अगर ईरान के ऊपर अटैक होता है तो फिर कुछ ना कुछ डेफिनिटली होगा। तो मिडल ईस्ट के अंदर सिचुएशन काफ़ी टेंस है। लेकिन लार्ज स्केल एस्केलेशन होगा, इसके चांसेस काफ़ी कम नज़र आते हैं। लेकिन भई ये तो इतिहास है। बड़ी-बड़ी जो लड़ाइयाँ हैं वो छोटी-छोटी चीज़ों से शुरू होती हैं, और लेट्स होप एंड प्रे कि शांति यहीं पे बनी रहे। इंडिया की जो पोज़ीशन है वो यही है। हमारा कहना है, इंडिया की सरकार का कहना है कि भैया हमास ने जो किया वो बहुत ज़्यादा गलत किया। इट्स अ टेरर अटैक। इसमें कोई डाउट नहीं है। जब छोटे बच्चों के ऊपर अटैक करते हो, उनको मारते हो, जब बुजुर्गों को मारते हो, महिलाओं को मारते हो, सिविलियंस को मारते हो जो इनोसेंट हैं, जिनके पास वेपन्स नहीं है, तो इट्स अ टेरर अटैक। हाँ, जब आप फोर्सेस के साथ लड़ते हो, एक सोल्जर के साथ लड़ते हो, तो वो डाइजेस्टिबल है, वो आप अपने हक के लिए लड़ रहे हो। लेकिन इनोसेंट को मारे तो अपने हक के लिए नहीं लड़ रहे हो। तो ये इंडिया का कहना है। हमास को अपोज़ करने के साथ-साथ इंडिया सोवरेन पैलेस्टाइन को भी सपोर्ट करता है। शुरुआत से करता है, आज की बात नहीं है। इवन एक समय ऐसा था जब हम लोगों ने इज़राइल के अगेंस्ट में भी जाके वोट किया था यूएन के अंदर, जब इज़राइल से हमारे कोई खास रिलेशन नहीं हुआ करते थे। आज भी हम लोग पैलेस्टीनियन सोवरेन नेशन को सपोर्ट करते हैं, ऐसा सरकार ने सीधा-सीधा कहा है, बट हमास को वी आर नॉट सपोर्टिंग एट ऑल। ठीक है, चलिए जी। आईएमडी ने येलो अलर्ट इशू किया है केरला में 9 डिस्ट्रिक्ट के अंदर। तो आईएमडी, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, वेदर के हिसाब से अलग-अलग कलर के हिसाब से वार्निंग इशू करता रहता है।
तो 4 तरीके की हमारे यहाँ पे ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड अलर्ट। ग्रीन मतलब भैया कोई दिक्कत नहीं है, आराम से घूमो फिरो, खाओ पियो, मौज करो, देयर इज नो टेंशन एट ऑल। येलो का मतलब ये है, येलो इंडिकेट्स सीवियरली बैड वेदर स्पेनिंग सेवरल डेज। इट ऑल्सो सजेस्ट दैट द वेदर कुड चेंज फॉर द वर्स, डिसरप्टिंग डे टू डे एक्टिविटी। मतलब डिसरप्शन के चांसेस हैं, तो थोड़ा अपना ध्यान रखो। दैट इज द मीनिंग ऑफ येलो अलर्ट। ठीक है, तो केरला में हुआ है येलो अलर्ट। यू नो वेरी वेल, जब मॉनसून जाता है तो जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, ये 4 महीने मॉनसून के होते हैं। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, समटाइम्स इनटू इन जनवरी। अक्टूबर और अक्टूबर वगैरह में, अक्टूबर नवंबर में काफी ज्यादा जो है वो आपको साइक्लोनिक एक्टिविटी देखने को मिल सकती है। तो इसलिए थोड़ा सा अलर्ट इशू किया है, खासकर जो है बे ऑफ बंगाल में साइक्लोन्स आते हैं। थोड़े बहुत साइक्लोन जो है वो अरेबियन सी के अंदर भी आ सकते हैं, तो जो थोड़ा सा अलर्ट वगैरह इशू किया है, तो उसके बारे में ही था ये। हालांकि ये टॉपिक मैं ज्यादा नहीं जाऊंगा, क्योंकि मैंने आपको सिर्फ सेल्फ स्टडी के लिए ही यहाँ पे डाला है। ठीक है, टाइप ऑफ डिस्टर्बेंस, लो प्रेशर एरिया, डिप्रेशन, डीप डिप्रेशन, साइक्लोनिक स्टॉर्म, सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म, वेरी सीवियर, एक्सट्रीम सीवियर, सुपर साइक्लोन स्टॉर्म। तो ये स्पीड वगैरह भी जो है यहाँ पे दिया हुआ है, अगर आप याद करना है तो कर सकते हो। एटलीस्ट जो नीचे वाले 3-4 हैं, आप इनको तो याद कर ही सकते हो, क्योंकि ऊपर वाले में टेंशन है ही नहीं। ऊपर वाले में तो ज्यादा से ज्यादा क्या होता है, येलो अलर्ट होता है। इवन इस वाले में तो ग्रीन अलर्ट होता है, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, नीचे वाले में जो आपको ऑरेंज अलर्ट या फिर रेड अलर्ट देखने को मिलेगा, तो ये दोनों तो आप याद कर ही सकते हो। साइक्लोन के बारे में थोड़ा बहुत आप यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, टाइप्स ऑफ द पोटेंशियल डैमेज अकम्पनिंग ट्रॉपिकल साइक्लोन। क्या क्या हो सकता है साइक्लोन से? इरोजन होता है, बीच होता है, स्ट्रक्चर डैमेज होते हैं, कम्युनिकेशन डैमेज होता है, लाइफ का लॉस भी होता है भैया। जो वाटर सप्लाई सिस्टम है वो डिस्टर्ब होता है, लैंड सब्सिडेंस होता है, फ्लडिंग वगैरह आ सकती है। तो ये सब इम्पैक्ट होते हैं एक साइक्लोन के। ठीक है, तो ये तो ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं। ये आईएमडी का ही और एनडीएमए का, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट जो अथॉरिटी है, उसके द्वारा इंस्ट्रक्शन इशू की गई है कि जिस भी तरह का फिनोमिना होगा उसी तरह का हम लोग एक्शन लेंगे। तो दीज आर द एक्शंस, दीज आर द फिनोमिना, दीज आर द लाइक विंड स्पीड्स। ये थोड़ा आप इसको देख सकते हो कि जो डिजास्टर मैनेजमेंट में जो जीएस पेपर 3 आता है ना अपना, वहां से जो है हम इसको देख सकते हैं। ठीक है, क्या करना चाहिए भैया, डीप डिप्रेशन होगा तो क्या करें? फिशरमैन को एडवाइस किया जाता है कि ओपन सी में जाकर मछली ना पकड़ें। वेरी सीवियर ट्रॉपिकल साइक्लोन होता है तो पूरी तरह से एक्टिविटी को सस्पेंड कर दिया जाता है, नो फिशिंग एट ऑल। तो तीनों में देखें आप, क्या लिखा हुआ है, टोटल सस्पेंशन, टोटल सस्पेंशन, टोटल सस्पेंशन। इवन इसके अंदर भी टोटल सस्पेंशन है, इसके अंदर भी सोशल टोटल सस्पेंशन है। इसका मतलब ये हुआ, अगर विंड की स्पीड 62 किलोमीटर से अगर ज्यादा हो जाती है तो फिशिंग एक्टिविटी को पूरी तरह से सस्पेंड कर दिया जाता है। 62 किलोमीटर पर आवर, सुनने में आपको लग रहा होगा थोड़ी कम है, बट फिशिंग एक्टिविटीज आर टोटली बैंड व्हेन विंड स्पीड गोज बियॉन्ड 62 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, याद रखोगे आप इसको, बहुत बढ़िया। वाई आर द अबॉर्शन लॉज इन द स्पॉटलाइट अगेन, ये टॉपिक हम लोग पहले कर चुके थे, कल या परसों किया था हम लोगों ने, जिसमें ये एक मामला आया था भैया दिल्ली से, जहां पे एक 26 वीक की प्रेगनेंसी को एक वीमेन ने कहा है कि मुझे टर्मिनेट करना है, मैं इस बच्चे को जन्म नहीं देना चाहती हूँ। तो वो केस सुप्रीम कोर्ट में गया था। सुप्रीम कोर्ट ने अभी कहा है, क्या कहा है उन्होंने? कहा भैया जो न्यू बोर्न बेबी है उसके अधिकारों को भी तो सोचो ना। ठीक है, आप सिर्फ अपने अपने अधिकारों को क्यों सोच रहे हो? अगर आप पैदा नहीं करना चाहते तो मत करो। ठीक है, पैदा कर लो, लेकिन अगर उसको नहीं पालना चाहते तो मत पालो। किसी को कोई अडॉप्ट कर लेगा, कोई ना कोई, राइट? बहुत सारे लोग हमारे देश में है जो अडॉप्शन के लिए तैयार हैं, लेकिन बच्चा भी अनबोर्न है, उसके भी कुछ अधिकार होते हैं, ऐसा कोर्ट ने कहा है। अभी अगर अबॉर्ट किया जाएगा उस बच्चे को जो कि 26 वीक का हो चुका है, दो तरीके से किया जा सकता है। या तो उस बच्चे की हार्ट बीट को स्टॉप कर दिया जाए, या फिर वो बच्चा प्री मैच्योर बर्थ हो जाए। अब 6 महीने का बच्चा है, वो प्री मैच्योर बर्थ होगा तो उसको वैसे भी फिजिकल चैलेंज हो जाएगा, मेंटल चैलेंज, फिजिकल चैलेंज। और अगर हार्ट बीट को अगर उसकी रोकोगे तो इट्स लाइक अ मर्डर। तो इट्स लाइक अ प्रो लाइफ वर्सेस प्रो चॉइस डिबेट। प्रो लाइफ का मतलब ये है कि बच्चे के अधिकार, प्रो चॉइस का मतलब है वीमन अधिकार। ठीक है, यहाँ पे ये डिबेट वेस्टर्न कंट्रीज में बहुत ज्यादा चलती है कि आप प्रो लाइफ हो या प्रो चॉइस हो। प्रो चॉइस मतलब वीमेन चाहें तो अबॉर्ट करवा सकती हैं। प्रो चॉइस वाले ये कहते हैं कि ये मेरा शरीर है, मेरी मर्जी, इसके साथ मैं जो मर्जी करूं।
मेरा वूम है, मेरी ओवरी है, मैं उसको जन्म देना चाहूं या ना देना चाहूं, दैट इज टोटली माई ऑटोनॉमी, इट इज राइट टू लाइफ। ठीक है। प्रो लाइफ ये कहता है कि नहीं नहीं, आपके अधिकार एक लिमिट तक है। अगर आपके अधिकार से किसी बच्चे की डेथ होती है, क्योंकि प्रो लाइफ वाले ये मानते हैं जैसे ही पेट में बच्चा कंसीव होता है तो वो एक कंप्लीट लाइफ होती है और इट्स लाइक अ मर्डर। हालांकि इंडिया में डिबेट बहुत ज्यादा नहीं चलती है, बट स्टिल वेस्टर्न कंट्री में चलती है। तो एमटीपी क्या कहता है भैया, हमारा जो मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ द प्रेगनेंसी एक्ट है, पहले ये 20 वीक्स की परमिशन दिया करता था, फिर हम लोगों ने इसमें अमेंडमेंट किया, अभी ये 20 से लेकर 24 वीक की परमिशन देता है। हालांकि ये उससे ज्यादा की भी दे सकता है, लेकिन बहुत एक्सट्रीम केस में। लेकिन 20 से 24 वीक की तक हम लोग कहते हैं फिलहाल। ठीक है। तो ये थोड़ा सा डिफरेंट है। पहले क्या हुआ करता था, अनमैरिड वीमेन के लिए इट वाज ओनली 20 वीक्स, लेकिन अभी हम लोगों ने इसको मैरिड वीमेन अनमैरिड के लिए दोनों के लिए 24 वीक कर दिया है। एक तो बड़ी बात यहाँ पे ये हुई। हाँ, अगर इसके अलावा अगर आप चाहते हो तो आपके पास कुछ कंडीशन रखी गई हैं। रेप विक्टिम, इंसेस्ट, डिफरेंटली एबल्ड वीमेन, माइनर्स के केसेस में एक्स्ट्रा एक्सेप्शंस दी गई हैं। ठीक है। पहले क्या होता था, पहले फेलियर ऑफ द कॉन्ट्रासेप्टिव के केस में आप अबॉर्ट नहीं करवा सकते थे जो अनमैरिड वुमेन होती थी। लेकिन अभी 2021 के बाद अनमैरिड वुमेन भी अबॉर्ट करवा सकती हैं इफ देर इज अ फेलियर ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन। या तो मान लो आपने कोई ऐसी टैबलेट ली है या कॉन्डोम यूज किया था जो प्रॉपर तरीके से यूज नहीं हो पाया, उस केस में आप अबॉर्ट करवा सकते हो। व्हाट इज द ग्लोबल ट्रेंड? यूजली पूरी दुनिया में देखे जाए तो अबॉर्शन को लेकर लिबरलाइजेशन टाइप की पॉलिसी बनाई गई है। मतलब मोस्टली कंट्री में अभी अबॉर्शन मोर और लेस अलाउ किया गया है। ठीक है। कुछ कंट्री हैं जैसे अभी यूएस, एल सल्वाडोर, निकारागुआ और पोलैंड। यूएस के अंदर जो है 2022 के बाद से ये चेंज हुआ है रूल। हालांकि वहां पे 1973 में एक कानून बना था जो करके, जो वेड अगेंस्ट गवर्नमेंट ऑफ अमेरिका, उसके अंदर जो है वीमेन को कॉन्स्टिट्यूशनल अधिकार दिए गए थे अबॉर्शन के। लेकिन 2022 में ये चेंज हो गया और अमेरिका में काफी कुछ चेंज हुआ इसकी वजह से। तो 15 वीक के बाद अभी अमेरिका में मोस्टली स्टेट्स के अंदर आप अबॉर्ट नहीं करवा सकते हो। हालांकि कुछ स्टेट्स के अंदर अलाउड है फिलहाल, लेकिन आने वाले साल 2 साल के अंदर वहां पे भी नहीं रहेगा, विच इज काइंड ऑफ स्टेप बैक। इवन वहां के जो प्रेसिडेंट है जो बाइडेन, उसने भी कहा है कि सुप्रीम कोर्ट का ये डिसीजन है बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज करने लायक है। बट एनीवेज, यूएसए में काफी डिबेट चलती है ये। तो इट्स लाइक काइंड ऑफ क्वाइट कंजर्वेटिव डिसीजन बाय द सुप्रीम कोर्ट, ऑफ सुप्रीम कोर्ट टू नॉट अलाउ अबॉर्शन। ठीक है। सुप्रीम कोर्ट के जज ने अभी हमारे यहाँ पे क्या आर्गुमेंट दिया है, तो सुप्रीम कोर्ट के जो जज है चंद्रचूड़ जी, उन्होंने तो वो जो महिला है उनको रिक्वेस्ट करी है कि मैम प्लीज आप अपना डिसीजन चेंज करें। ठीक है। क्योंकि ये जो लिविंग आपके पेट में जो 26 वीक का जो बेबी है वो एक लिविंग बीइंग है। तो आपके जो आर्टिकल 21 के अंदर अधिकार है, हम मानते हैं कि उसको प्रोटेक्शन किया जाना चाहिए, लेकिन न्यू बोर्न बेबी के भी अधिकार होते हैं। और सवाल ये उठता है कि जो फीटस है, क्या वो लिविंग बीइंग है या नहीं है? ये भी तो बहुत बड़ा सवाल है। कुछ लोग मान सकते हैं वो लिविंग बीइंग है, कुछ लोग नहीं मान सकते। इंडिया के केस में लीगल तौर पे ऐसा अभी तक कुछ भी नहीं एक्सेप्ट किया गया है कि वो लिविंग बीइंग है या नहीं लिविंग बीइंग है। इसलिए हम इस डिबेट में ज्यादा नहीं जाएंगे, क्योंकि लीगली डेफिनेशन कुछ है ही नहीं। हाँ, वेस्टर्न कंट्रीज के अंदर डेफिनेशन ये चलता है, इंडिया में फिलहाल नहीं है। तो हम लोग सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के ऊपर ही अपना पॉइंट ऑफ व्यू बनाएंगे। लीगल तौर पे अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं हमारे यहाँ पे, ऐसा एक्चुअली कोई स्टडी भी नहीं हुई है लार्ज स्केल इंडिया में कि वो जो फीटस है उसको नॉन लिविंग माने या लिविंग लिविंग माने। कुछ लोगों का कहना है कि जब बच्चा पेट से बाहर आता है तभी उसको हम लोग कम्प्लीटली लिविंग बीइंग मान सकते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं नहीं, जब बच्चा 7वें महीने के बाद, 7 मंथ के बाद, जब प्रॉपर के बच्चे के सारे ऑर्गन डेवलप हो जाते हैं तब उसे प्रॉपर लिविंग बीइंग मानेंगे। कुछ लोग कहते हैं नहीं नहीं, फर्स्ट वीक में ही जब कंसीव होता है, फर्टिलाइजेशन होता है, तभी से हार्ट बीट शुरू हो जाती है, तो उसे लिविंग बीइंग मानेंगे। ये अलग अलग डिबेट चलती हैं। इंडिया में इसको लेके कोई खास लीगल अभी तक डिबेट हुआ नहीं है, तो वो थोड़ी सी चीज़ यहाँ पे आप डिस्कशन कर सकते हैं। तो यही था आज के एनालिसिस में, आई होप आपको अच्छा लगा होगा। उसके अलावा कुछ एडिशनल आर्टिकल पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय जवान, जय किसान।